चलिए खैर, आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चार्ट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स। जैसे हमने लास्ट सेशन में कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट और बार चार्ट तो बनाना सीखा, और उन्हीं में डिफरेंट शेप्स भी हमने सीखी, जिसमें हमने सिलेंडर चार्ट है और जो है हमारा कोन चार्ट और पिरामिड चार्ट्स हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ और ऐसे स्पेशल चार्ट्स होते हैं जो कि किसी भी डेटा पर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, किसी भी मतलब यूजुअली कोई जनरल डेटा पर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, बल्कि उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप का डेटा आपको चाहिए होता है। ऐसे ही स्पेशल चार्ट्स में से एक बहुत ही स्पेशल चार्ट है हमारा, जिसका नाम है पाई चार्ट। ये स्पेशल इसलिए भी है कि ये कॉमनली यूज होता है खासतौर से तब जब आप परसेंटेज वाइज कोई चीज दिखाना चाहते हैं, कोई डेटा को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं परसेंट वाइज। तो उसके लिए आपको पाई चार्ट की जरूरत पड़ती है, और जब हम इसे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप किसी भी चीज का एनालिसिस देखते हैं, जैसे यूजुअली हम लोग क्रिकेट वगैरह में देखते हैं एनालिसिस, तो वहां पर भी इस तरीके के चार्ट्स हम देखते हैं कि ये बने हुए होते हैं। तो ऐसा चार्ट अगर हमें बनाना है, एक पाई चार्ट हमें बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम काम करें। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक स्पेशल डेटा ले लिया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ लोगों के नाम लिख रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज के। हम यहाँ पर नेम्स लिख रहे हैं, और यहाँ पर उनकी सेल्स लिख रहे हैं कि क्वार्टर वन में कितनी सेल की, क्वार्टर टू में कितनी सेल की, क्वार्टर थ्री में कितनी सेल की, और क्वार्टर फोर में कितनी सेल की। यहाँ सेल है और यहाँ कुछ लोगों के नाम है। अब ये जो सेल है, मान के चलिए कि एक कंपनी में जितने लोग काम करते हैं, अगर ये 5 लोग सेल सेक्शन को हैंडल कर रहे हैं, तो इनकी टोटल सेल 100% होनी चाहिए। पर उस टोटल का इन्होंने क्वार्टर वन में कितना परसेंट कवर किया है, इन्होंने कितना परसेंट कवर किया है, इन्होंने कितना परसेंट किया है, वो हम देखना चाहते हैं फिलहाल। लेकिन अभी हम परसेंटेज वाइज की बात नहीं कर रहे हैं। सपोज हम अमाउंट डाल देते हैं कि क्वार्टर वन में जो टोटल, अगर हमारा जो भी सेल का टारगेट था, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी एक हम टारगेट एज्यूम कर लेते हैं। तो अमन ने उस टोटल टारगेट के, मान लीजिए 25,000 रुपीज इन्होंने सेल किया, 15,000 इन्होंने सेल किया, 22,000 इन्होंने सेल किया, और 10,000 इन्होंने सेल किया, और 20,000 इन्होंने सेल किया। क्वार्टर टू में इन्होंने सेल किया है, इसको हम 1 लाख मान लेते हैं, तो इसको हम 28,000 कर देते हैं। मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल सेल जो है हमारा, जो टोटल सेल होती है वो क्वार्टर वन में 1 लाख हुई है। ऐसे हम ये मान लें कि 1 लाख हमारी यहाँ हुई थी। फिर क्वार्टर टू में सपोज हमारी जो हुई है 1,20,000 हुई है। यहाँ पर मान लीजिए 75,000 ही हुई है, ये हमें पहले से रिजल्ट मालूम है, ठीक है। और यहाँ पर हुई है 1,50,000। तो इसी को हम यहाँ पर इनकी सेल के मतलब इसमें प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है यहाँ पर सेल की है 30,000, यहाँ इन्होंने 15,000, इतनी इन्होंने की। मॉर्निंग आयुष। गुड मॉर्निंग अमित। ये मान लीजिए यहाँ पर सेल की अमाउंट पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय की क्वार्टर वाइज हमें सेल अगर देखनी है, तो सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पे जाएंगे,
और चार्ट्स की कैटेगरी में अब हम ना तो कॉलम चार्ट पे जाएंगे ना लाइन पे जाएंगे, बल्कि सीधे हम आएंगे पाई चार्ट पर। पाई चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सिंपल एक पाई चार्ट मिलता है, 2D पाई, और एक होता है आपका 3D पाई। उसमें भी सिंपल पाई चार्ट भी होता है और एक्सप्लोडेड पाई चार्ट भी होता है। सिंपल पाई चार्ट में पूरा का पूरा पाई चार्ट आपको जो है एक उसमें दिखाई देगा बिना किसी पार्टीशन के, जबकि यहाँ पर एक्सप्लोडेड में बीच में पार्टीशंस दिखते हैं बस डेटा सीरीज के बीच में, बाकी कुछ नहीं है। सबसे पहली खास बात तो आपको ये जाननी है कि पाई चार्ट एक बहुत ही स्पेशल चार्ट होता है जिसमें कि एक्स और वाई एक्सिस नहीं होती है। सपोज हमने सबसे सिंपल चार्ट ले लिया, सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करते ही देखिए ये चार्ट हमारे सामने यहाँ पर आ गया है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर हर हर एम्प्लॉय की सेल को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। आप इसका स्टाइल भी चाहें तो अगर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा देखने में ज्यादा अच्छा लगे और ज्यादा क्लैरिटी हमें आए चीजों को देखने के लिए, इसलिए हमने इसका लुक चेंज किया है। अब अगर हम देखें तो देखिए अमन का सेल का यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है। और जैसी वैल्यू लिखी हुई है क्वार्टर वन की, 25,000 है, 15 है, 22, तो उसी के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन वाइज ही इसके जो यहाँ पर पाए हैं, मतलब पाए को बोलते हैं पीसेस, जो पीसेस हैं, जो स्लाइसेस हैं, वो उनका साइज जो है सेल के अंदर लिखी हुई वैल्यू के अकॉर्डिंग ही बड़ा या छोटा हो रहा है। तो इस तरह से एक पूरे के पूरे क्वार्टर की सीरीज हम देख पा रहे हैं। अब आपको इस चार्ट में कोई फ्लॉ दिख रहा है, कोई कमी दिखाई दे रही है? मतलब उनका नहीं क्लियर है। क्वार्टर वन में मन ने किया है सेल, वो नहीं इसमें डिस्प्ले हो रहा है। वन नैना सारा जो डेटा हमने सिलेक्ट किया हुआ है चार्ट के लिए, वो पूरा पूरा चार्ट में इंटरप्रेट हो रहा है? नो नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें और इस चार्ट को आप देखें तो यहाँ तो सीरीज में 4 क्वार्टर्स की सीरीज बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम कितना देख रहे हैं? सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का डेटा हम देख पा रहे हैं। तो पहली कमी हमने यहाँ पर ये देखी। खैर, अभी हमने यहाँ पर देखिए अमाउंट फीड की है, लेकिन अगर हम इस चीज का एनालिसिस कुछ इस बेसिस पे करना चाहें कि मान लीजिए क्वार्टर वन की टोटल सेल अगर 100% थी, तो उस टोटल का अमन ने कितना परसेंट कवर किया, नैना ने कितना परसेंट कवर किया, आदित्य ने कितना परसेंट कवर किया, मानसी ने कितना परसेंट कवर किया, और सिया ने कितना परसेंट कवर किया, माने परसेंटेज ऑफ टोटल सेल मेड इन क्वार्टर वन। इसको अगर आपको निकालना है तो उसके लिए अगर आप कॉलम में या लाइन में या बार चार्ट में या कौन सिलेंडर पिरामिड में होते, तो इसके लिए आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एक्सप्लिसिटली आपको काम करना होता। बट जब आप एक पाई चार्ट बनाते हो तो सिर्फ पॉइंटर को आपको उसकी डेटा सीरीज में रखना है। और ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए लिखा हुआ है सीरीज क्वार्टर वन पॉइंट अमन वैल्यू 25,000, दैट इज 25% ऑफ द होल। पूरे क्वार्टर की जो सेल है उसका 25% इन्होंने कवर किया है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पे आए तो इन्होंने 15% कवर किया हुआ है, नेक्स्ट पे आए तो इन्होंने 22% कवर किया हुआ है, नेक्स्ट पे आए तो इन्होंने इतना कवर किया और इन्होंने इतना कवर किया है। तो जब भी कभी आप डेटा सीरीज को देखना चाहें और कुछ एक डिफरेंट टाइप के चार्ट में, और साथ ही साथ आप परसेंटेज वाइज भी देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो लेआउट में वैल्यूज के साथ साथ उनका परसेंटेज, यहाँ पे देखिए चार्ट लेआउट था, फर्स्ट लेआउट ही हमने सेलेक्ट किया था, और ऐसा करते ही देखिए यहाँ पर जो है आपको सबका परसेंटेज भी दिखाता है, साथ में वैल्यूज के नेम सिखाता है कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स है और उन्होंने टोटल का कितना परसेंट कवर किया हुआ है, वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर दिखाता है। तो इस तरीके से चीजों को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। पर जैसा कि अभी हमने कहा कि ये स्पेशल है, तो स्पेशल इस सेंस में तो है ही कि इसकी कोई एक्स वाई एक्सिस नहीं है, ये कन्वेंशनल चार्ट नहीं है जो पुराने तरीके के होते हैं। लेकिन इसकी खासियत ये भी है, या कह सकते हैं कि ये इसका ड्रॉबैक है, कि ये एक बार में एक डेटा सीरीज को ही दिखाता है। कुछ भी कर लीजिए, एक डेटा सीरीज मतलब सिलेक्ट तो हमने पूरा का पूरा एरिया किया हुआ था, लेकिन ये केवल हमें फर्स्ट क्वार्टर की ही सीरीज दिखा रहा है, जो कि हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि भाई सारे क्वार्टर्स की सीरीज दिखाए, तो पाई चार्ट में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अभी अगर हम इसका थोड़ा सा लुक चेंज कर दे रहे हैं, ऐसा ही अगर एक्सप्लोडेड में आप देखते हो तो एक्सप्लोडेड में ये कुछ इस तरह से दिखाई देता आपको। 3D में अगर आप एक्सप्लोडेड देखते तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता आपको। ठीक है, अब ये चार्ट तो हम देख रहे हैं पर क्वार्टर वन का ही दिख रहा है, और शायद हो सकता है किसी के दिमाग में ये चीज आ रही हो कि अगर रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो शायद सारे के सारे क्वार्टर्स आने लगे।
तो ये बात सच है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करके सारे क्वार्टर्स हम देख सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है, चार्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहीं पर आपको डिजाइन टैब में ही रहना है और यहाँ पर आपको डेटा ग्रुप में ही ऑप्शन मिलता है स्विच रो टू कॉलम। आप इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए चारों क्वार्टर्स की सेल आपको दिखने लगती है, Q1, Q2, Q3, Q4। बट अब ये किसकी दिख रही है, सिर्फ एक एम्प्लॉय की दिख रही है। तो जैसा कि हमने कहा कि डाटा सीरीज अगर आप यूज कर रहे हैं पाई चार्ट में, तो पाई चार्ट में आप यूज ही नहीं कर सकते मल्टीपल डेटा सीरीज। वो या तो आपको एक कॉलम की डिटेल दिखाएगा सारे रो लेते हुए, या अगर सारे कॉलम लेगा तो एक ही रो लेगा, वो भी कौन सी, जो पहली रो है। तो इसीलिए ये आपको अमन की डिटेल दिखा रहा है। तो अगर आप एम्प्लॉय वाइज देखना चाहते थे कि भाई एम्प्लॉय की अमन की चारों क्वार्टर्स की सेल है, तो उसने टोटल का कितना परसेंट कवर किया Q1 में, Q2 में, Q3 में और Q4 में, तो वो चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से पाई चार्ट में ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही साथ अमन के चारों क्वार्टर्स की सेल, नमन के या बाकी के एम्प्लॉयज की देख सकें। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचता है कि भाई हमने वापस इससे पहला कर लिया है कि अगर चारों क्वार्टर्स की अलग अलग, मतलब चारों क्वार्टर्स की देखनी है, तो चारों क्वार्टर्स के लिए आपको अलग अलग बनाने ही पड़ेंगे चार्ट्स। उसके अलावा आपके पास और कोई भी साधन नहीं है। तो चारों क्वार्टर्स के लिए अगर आपको अलग अलग चार्ट्स बनाने, इसका मतलब है कि आपको डेटा भी डिफरेंटली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब ये फर्स्ट क्वार्टर की सेल तो हम देख चुके हैं, बाहर क्लिक करेंगे, चार्ट को मतलब डीसेलेक्ट करेंगे। अब सेकंड क्वार्टर की सेल देखनी है, तो सारे एम्प्लॉयज के नेम सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके सेकंड क्वार्टर को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। और इसके बाद फिर से हम इंसर्ट पे आएंगे, फिर से पाई चार्ट पे आएंगे और जैसा भी चार्ट लेना है, और ये देखिए आपको सेकंड क्वार्टर की सेल यहाँ पे दिखने लग गई। आप लोग उसका स्टाइल्स में जाकर के चाहे जैसा देना चाहे वैसा दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेकेंड क्वार्टर की सेल देखी। ऐसे ही थर्ड क्वार्टर चाहिए तो वापस से सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल की के साथ, और तब जाकर के आप इंसर्ट पे जाइए और यहाँ से थर्ड क्वार्टर एंड सो ऑन। तो क्वार्टर वाइज सेल आप ऐसे देख सकते हैं। इसको अगर आपको देखना है तो पाई चार्ट में इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी तरीके से ये चीज पॉसिबल नहीं है कि दोनों चीजें आपको एक साथ दिखने लग जाएं, कि मतलब सारे क्वार्टर्स भी दिखें और सारे एम्प्लॉयज भी दिखें। अगर आपको ये चीज एम्प्लॉय वाइज चाहिए थी, क्वार्टर वाइज नहीं चाहिए थी, तो आप ऐसे कर सकते थे कि भाई पहले आपने फर्स्ट एम्प्लॉय सिलेक्ट किया, इतना लिया, इंसर्ट किया और यहाँ से पाई चार्ट ले लिया। तो ये देखिए अमन है जिसके की चारों क्वार्टर्स की सेल आपको दिख रही है। इसी तरीके से अगर आपको दूसरा एम्प्लॉय चाहिए तो पहले आप हेडिंग सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की प्रेस करके सेकेंड एम्प्लॉय की डिटेल सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट में जाइए, चार्ट में जाइए और फिर से आप यहाँ पर आइए। तो डिफरेंटली आप एम्प्लॉय वाइज भी ले सकते हैं। तो ये एक पाई चार्ट होता है जिसका एनालिसिस आप इस तरह से करते हैं, जिसको कि तभी यूज किया जाता है खास तौर से जब आप कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं जहां पर आप सिंगल डेटा सीरीज यूज करना चाहते हैं। और पाई अगर यूज करना है तो मल्टीपल नहीं यूज करना है। तो कहीं अगर सिंगल डेटा सीरीज है और प्रोपोर्शन या रेशो के अकॉर्डिंग आप डेटा को इंटरप्रेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट, तो पाई चार्ट इज द बेस्ट वन। और फिर भी अगर मल्टीपल डेटा सीरीज और आपको चाहिए ही है तो फिर वही करना है कि आपको कंट्रोल के साथ रैंडम डेटा सिलेक्ट करके पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। अब आपने कहा कि जी ये तो ठीक है, चलिए एक अच्छी बात है कि हम डिफरेंटली भी सिलेक्ट करके, रैंडम डेटा सिलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। पर सपोज आपने कहा नहीं, हम तो भाई चाहते ही ये हैं कि सारे एम्प्लॉय भी आए, सारे क्वार्टर्स भी आए और चार्ट भी पाई चार्ट जैसा ही दिखाई दे। पाई ना हो मगर कम से कम लुक वाइज वैसा तो हो। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है या आप भी एडमेंट है कि नहीं जी चाहिए पाई जैसा पर रखना सारे डेटा सीरीज को है, कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाई का एक सब्स्टिट्यूट होता है और वो सब्स्टिट्यूट है डोनट चार्ट। कहाँ से मिलेगा, आप डेटा को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट टैब में जाइए और डोनट चार्ट के लिए यहाँ पर आपको कोई चार्ट नहीं मिलता है, उसके लिए आपको अदर चार्ट्स की कैटेगरी में जाना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डोनट चार्ट की ये कैटेगरी मिलती है जिसमें सिंपल डोनट और एक्सप्लोडेड डोनट, दो तरीके के डोनट चार्ट्स मिलते हैं। डोनट नाम ही इसका इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसकी शेप डोनट केक जैसी होती है। आप सभी लोग डोनट्स खाए होंगे, सबको पता है डोनट किस तरीके की शेप होती है, तो वैसी ही शेप इसकी भी है, इसलिए जो है इसका नाम डोनट चार्ट पड़ा हुआ है।
तो आप दोनों में से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। फिलहाल हमने सिंपल डोनट ले लिया, तो ये एक सिंपल डोनट चार्ट देखिए आपका बन करके आ गया। हालांकि अगर अभी इसे देखा जाए तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इसलिए क्योंकि कोई बाउंड्री लाइन समझ में नहीं आ रही है, कहाँ पर बाउंड्री चेंज हो रही है और एग्जैक्टली डेटा किस तरह से दिख रहा है। तो पहले तो हम इसका लुक कुछ ऐसा कर लें कि ये समझ में आने लायक बने। तो उसके लिए स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ से ये वाला स्टाइल ले लेंगे। अब कम से कम क्लैरिटी आ गई चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए। यहाँ पर जो डोनट चार्ट होता है, इसमें डेटा सीरीज जो होती है पहली, वो अंदर से बाहर की तरफ चलती है। मतलब पहली वाली जो होती है वो अंदर होती है। जैसे हमारी सबसे पहली डेटा सीरीज क्या है, हमारी पहली डेटा सीरीज है Q1। तो सबसे अंदर जो डिटेल्स हैं वो Q1 की हैं, फिर Q2 की हैं, Q3 है एंड सो ऑन Q4। अब उसमें भी कलर वाइज एम्प्लॉय का दिखाया है। तो ये अमन की Q1 की सेल है, ये नैना की Q1 की सेल है, ये आदित्य की है, ये मानसी की Q1 की है और ये सिया की Q1 की है। इसी तरह से आगे आप Q2, Q3, Q4 की सेल भी देखते जाएंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर भी स्विच रो टू कॉलम करते हैं तो होता क्या है कि जो डेटा सीरीज आपको यहाँ दिख रही है यानी क्वार्टर्स, और यहाँ दिख रहे हैं लेजेंड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लेजेंड्स में जो है दिखने लगेंगे क्वार्टर्स, और डेटा सीरीज में आपको एम्प्लॉयज दिखने लगेंगे। यानी अब पहला एम्प्लॉय कौन है, अमन। तो पहले अमन की, यहाँ पर ये अमन का दिखाया है आपको Q1 की सेल, देन आपको यहाँ पर ये अमन की Q2, अमन की Q3 की और अमन की ही Q4 की सेल दिखेगी। फिर ऐसे ही नैना की डिटेल दिखेगी अगले राउंड में। उसके बाहर वाले सर्कल में आप आदित्य की सेल देख सकते हैं और उसके बाहर वाले सर्कल में आप मानसी की सेल देखेंगे एंड देन सिया की सेल देखेंगे। तो इस तरह से फॉलो करता है ये चार्ट। इंटरनल उससे चलता है आपका रो वाइज या कॉलम वाइज, जैसा भी आप देखना चाहते हैं। तो अंदर वाली सीरीज से स्टार्ट करता है और बाहर तक जाता है, तो फर्स्ट से लास्ट तक अंदर से बाहर की तरफ चलता है। इसमें भी लेआउट्स हैं आपके पास, वही जैसा भी आप चार्ट देखना चाहें। तो यहाँ पर कुछ कुल मिलाकर के आपको कुछ 7 टाइप के लेआउट्स मिल रहे हैं। जो आपको रखना हो इनमें से आप रख सकते हैं। आपका रखने का ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि चीजें बहुत ज्यादा हौच पौच ना हो, सिंपल हो, इजी टू इंटरप्रेट हो और इजी टू रीड हो, वही अच्छी लगेंगी। तो देखने में जो भी चार्ट आपको ठीक लगे, जो लेआउट आपको समझ में आए, वही लेआउट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये पाई चार्ट और डोनट चार्ट की बात है। पाई चार्ट तब यूज किया जाता है जब आप सिंगल डेटा सीरीज में रेशियो वाइज, प्रोपोर्शन वाइज कुछ चीज इंटरप्रेट करना चाहते हैं। बट अगर आपको वही चीज मल्टीपल डेटा सीरीज में चाहिए तो, और चाहिए पाई, तो रैंडम डेटा सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पाई ही चाहिए पर रैंडम डेटा सीरीज चाहिए, सॉरी सारी डेटा सीरीज चाहिए, तो उसके लिए आप डोनट चार्ट को एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चार्ट है एक और स्पेशल टाइप का चार्ट है, जिसके लिए हम कुछ डेटा यहाँ पे बना लेते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस हैं। सपोज हमने कह दिया हमारे पास क्लास है 10th, क्लास है 11th एंड क्लास है 12th। बल्कि यहाँ ले लेते हैं 9th, यहाँ ले लेते हैं 10th और यहाँ ले लेते हैं 11th। और कुछ हमने यहाँ पर जो है अपने वो जो कुछ अपने ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के नाम लिख रखे हैं। जैसे म्यूजिक ले लिया, और सपोज हमने एक क्राफ्ट ले लिया, एक SUPW ले लिया। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पर ले लिए। और हमें पता है कि हमारी जितनी भी 9, 10th, 11th, 12th क्लास है, उन सभी में जो स्ट्रेंथ है एक क्लास की, वो सपोज 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स तो मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, पर कुछ सब्जेक्ट्स ऑप्शनल हैं। यानी क्लास 9 में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कुछ मतलब बच्चों के पास ये ऑप्शन है कि वो या तो म्यूजिक लें, या क्राफ्ट लें, या SUPW ले लें। तो 50 बच्चों में 9th में 20 बच्चों ने म्यूजिक ले लिया, 10 बच्चों ने क्राफ्ट लिया और 20 बच्चों ने SUPW ले लिया। 10th में ये जो है यहाँ पर 15 स्टूडेंट्स ने ये लिया, 25 ने ये ले लिया और 10 ने ये ले लिया। यहाँ पर 10 ने ये लिया, 10 ने ये लिया, 30 ने ये ले लिया। यहाँ पर 20 ने ये लिया, यहाँ पर जो है 20 ने ये ले लिया और 10 ने ये ले लिया। अब इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ही आप अगर चार्ट वाइज दिखाना चाहते हैं तो देखिए कॉलम बार लाइन तो सब में है, वो तो बना ही सकते हैं। लेकिन इस चीज को दिखाने के लिए एक बहुत अच्छे तरीके का चार्ट है जिसका नाम है आपका रडार चार्ट।
रडार चार्ट का आप यूज कर सकते हैं। रडार चार्ट को यूज करने के लिए एक बार फिर से डेटा आप सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, और रडार के लिए भी अदर चार्ट्स की कैटेगरी में आना होगा और सबसे नीचे आप देखेंगे रडार चार्ट। सिंपल रडार चार्ट है, रडार चार्ट विद मार्कर पॉइंट्स है, और नेक्स्ट है फील्ड रडार चार्ट। 3 कैटेगरी होती है इसकी। इसका भी एक्स वाई एक्सेस नहीं होता, 0 एक्सेस होता है। पहले हमने कहा चलिए सिंपल सा लेके देखते हैं क्या कह रहा है। जब हमने सबसे सिंपल चार्ट लिया तो देखिए ये रडार चार्ट बनकर के आ गया। ऑब्वियसली चार्ट को इंटरप्रेट करना हमें ही आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो लेजेंड्स में हमें तीनों सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको डेटा सीरीज में क्लासेस दिख रही हैं। ये 9th क्लास दिख रही है, देन 10th है, देन 11th है एंड 12th है। 9th क्लास में म्यूजिक को ब्लू कलर से, क्राफ्ट को रेड कलर से और एसयूपीडब्ल्यू को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए अगर आप देखें तो 9th में म्यूजिक, ये 9th का म्यूजिक है, ये फिर 9th का आपका जो है एसयूपीडब्ल्यू है, और 9th का क्राफ्ट ये है यहाँ पर। ऐसे 10th का म्यूजिक ये है, 10th का क्राफ्ट ये है, 10th का एसयूपीडब्ल्यू ये है। फिर आगे बढ़े 11th स्टैंडर्ड में, 11th का म्यूजिक ये है, 11th का क्राफ्ट ये है, और 11th का एसयूपीडब्ल्यू ये है। 12th का म्यूजिक ये है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा क्लैश हो रहा है, हम चाहे भी तो पॉइंट नहीं रख पा रहे, उस जगह पर पॉइंटर नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकदम मीटिंग पॉइंट जो है दोनों के सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी सिंपल चार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि ऐसा आसानी से हम पकड़ पाए उस पॉइंट को, तो उसके लिए हम रडार, सिंपल रडार की जगह मार्कर वाला रडार चार्ट यूज कर सकते थे। मार्कर वाला रडार चार्ट यूज करने से थोड़ी सी हमें एक फिजिबिलिटी मिल जाती है इस बात की कि आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकें। हालांकि अभी भी देखिए जो म्यूजिक की बार है वो यहाँ पर छुप गई है। क्यों छुप गई है? क्योंकि क्राफ्ट ने उसको ओवरलैप किया हुआ है। म्यूजिक की वैल्यू और क्राफ्ट की वैल्यू दोनों की 12th स्टैंडर्ड में सेम है, 2020, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर हिडन हो गई है। तो फिर भी खैर हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से लाएं। नहीं दिख रहा है तो लेआउट्स में जाकर के कोशिश करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ही कुछ अलग तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर देखा ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, या फिर आप इसे ऐसा देख सकते हैं। मतलब ये देख रहे हैं आप, इसको सब ग्रिड लाइंस वगैरह माइनर मेजर में बदल रही हैं। पर किसी भी तरीके से यहाँ पर, क्योंकि देखिए सिमिलर है, जिस वजह से हम उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम इसे यूज करें सिवाय इसके कि हम जब इसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए ब्लू वाली डेटा सीरीज को जब हम कहीं से भी पकड़ के सिलेक्ट करते हैं तो देखिए जैसे यहाँ पर भी आपको वो ओवरलैपिंग दिख रहा है, तो यहाँ भी वो दिख रहा है। सिलेक्ट तो हो गया पर वो पीछे छुपा हुआ है, इसलिए नजर नहीं आ रहा है बस। ठीक है, तो ये है आपका। अब यहीं पर मान लीजिए आपने कह दिया कि हमने एक क्लास और बढ़ा दी इसमें, सपोज इसी में एक क्लास 8th और ऐड हो गई है। तो अब अगर आपने कोई चार्ट बना लिया है पर आपको उसमें कोई डेटा सीरीज ऐड करनी है, तो डेटा सीरीज को ऐड करने के लिए फिलहाल यहाँ 9th के ऊपर चाहिए, तो हमने एक रो ऐड कर लिया यहाँ पर, और यहाँ क्लास हमने दे दी 8th, यहाँ पे 15, 15, 20 कर दिया। तो देखिए जैसे ही हम ये करेंगे तो, और इसके बाद में एक बार चार्ट को अपडेट करेंगे। चार्ट को अपडेट करने के लिए क्या करना होगा? या तो नया चार्ट इंसर्ट करें, जो कि जरूरत नहीं है। चार्ट अपडेट करने के लिए सिर्फ चार्ट को सिलेक्ट करना है, डिजाइन टैब में आना है, और यहाँ से क्या कहना है? सिलेक्ट डेटा। जब सिलेक्ट डेटा पे आएंगे तो आपको कुछ नहीं, ये बॉक्स दिख ही रहा है ऑलरेडी, बस यहाँ पे आप सिलेक्ट करें अपनी रेंज और कह दें ओके। ओके करते ही आप देखेंगे कि उसकी आर्म, जो चार्ट था, रडार चार्ट था, उसकी आर्म जो है अब बढ़ गई है ना, अब वो पेंटागन में बदल गया है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप डेटा सीरीज बढ़ाते जाएंगे उसकी आर्म बढ़ती जाएंगी। अगर अभी आप 7th क्लास और कर दें तो 7th क्लास के लिए फिर एक और यहाँ पर आर्म बढ़ती जाएगी, वो हेक्टागन में बदल जाएगा, हेप्टागन में। जैसे जैसे चीजें करते जाएंगे इसकी आर्म बढ़ेंगी। और अगर आप कोई सब्जेक्ट बढ़ा देते हैं, सब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट हमने और बढ़ा दिया सपोज, और यहाँ पर हमने कह दिया स्पोर्ट्स, और यहाँ सिर्फ हमने कोई कॉमन वैल्यू दे दी, तो अगर इस चीज को हमें अपने चार्ट में अपडेट करना है तो चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, वापस से डिजाइन टैब में सिलेक्ट डेटा, और अब की बार कॉलम बढ़ाना है। तो डेटा सीरीज जब रो में बढ़ती है तो हमारे रडार चार्ट की आर्म बढ़ती है। डेटा सीरीज जब कॉलम में बढ़ती है तो एक कलर की बार और बढ़ जाती है, मतलब लेजेंड में एक एंट्री और ऐड हो जाती है। बाकी
सब कुछ वैसा ही है। आपको जो चेंजेस करने हैं, जो भी चीजें चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपके पास इतनी तरीके के लेआउट्स हैं, आप जैसा देखना चाहें। कलर की पूरी स्कीम है, आप जैसा देखना चाहें वो ले सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप फील्ड चार्ट में जाना चाहते हैं तो चेन चार्ट टाइप में जाइए, फील्ड चार्ट यूज कर सकते हैं। और ये फील्ड चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा। देखिए, बार बार हम वो चीज रिपीट करते हैं कि चार्ट बनाने में कोई कलाकारी नहीं है, क्योंकि वो तो हमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से दिख रही है और कौन सी चीज कितनी सुंदर दिख सकती है, तो उसके बेसिस पर हम काम करेंगे। लेकिन चार्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव हमेशा हमारा ये है कि जो डेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बेस्ट मैनर में इंटरप्रेट होना चाहिए। जो चार्ट आपने बना दिया और आपके बनाए चार्ट को कोई भी देख रहा है, तो अगर कोई इस चार्ट को देख रहा है और उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, मतलब उसको चार्ट को लेके कोई डाउट नहीं हुआ, उसे क्लियरली वो चीज समझ में आ गई, तो समझ लीजिए आपका चार्ट 100% सक्सेसफुल है, भले ही आपने कॉलम चार्ट बनाया। लेकिन चार्ट आपने बहुत ही सुंदर और बड़ी अपनी क्रिएटिविटी के साथ बनाया, कुछ अपने खुद के एलिमेंट्स डाल दिए उसमें, तो उसके बाद लेकिन चार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मुश्किल हो गया समझना, कि सामने वाला कहता है कि भाई बैठ जाओ और समझा दो सारा चार्ट, ये चीज कहाँ दिख रही है, ये कैसे दिख रही है, इसमें ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो आपका चार्ट बनाना 100% फेल्योर है। तो चार्ट को बनाते समय हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ही हार्ड एंड फास्ट वो कह दिया कि नहीं जी पाई ही बनाइए, पाई में ही देखना है, या आपके पास एक कंडीशन है कि चीजों को इस तरीके से ही इंटरप्रेट करना है, तो अलग बात है कि चार्ट को आप स्पेसिफिक ले सकते हैं। अदरवाइज सबसे कॉमनली जो चार्ट्स आपके यूज होते हैं वो कॉलम और बार चार्ट यूज होते हैं। लाइन चार्ट्स भी रेयर हैं लेकिन फिर भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी, हाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? मैम ये रडार चार्ट मतलब कहाँ पे यूज होते हैं मैक्सिमम? कहीं भी यूज हो सकते हैं, किसी भी जगह पर यूज हो सकते हैं। वैसे तो देखिए, जैसे क्लास में भी यूज हो सकते हैं कि बच्चों ने कौन से बच्चों ने कितने सब्जेक्ट्स लिए। लेकिन यूजली ये ऐसी रिसर्च फील्ड्स वगैरह जहां पर होती हैं उनमें उनका यूज किया जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि रिसर्च फील्ड में या साइंटिफिक फील्ड में यूज होंगे, कहीं भी यूज हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है यूजर की अपनी नीड पर। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है एरिया चार्ट की। एरिया चार्ट भी कुछ हमारे बड़े ही कॉमन टाइप के चार्ट हैं और आपने देखे होंगे, जिसके के लिए हम यही वाला डेटा एक बार फिर से सिलेक्ट कर रहे हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट कर ले रहे हैं। और अब इसी के बेसिस पर हम एरिया चार्ट बनाते हैं। एरिया चार्ट देखिए आपको सामने ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें भी एरिया में फिर अपनी कुछ कैटेगरीज हैं। सिंपल एरिया, स्टैक्ड एरिया, 100% स्टैक्ड एरिया, और यही सब वेराइटी है 3D में। 3D सिंपल एरिया, 3D स्टैक्ड एरिया और 3D 100% स्टैक्ड एरिया। अभी हम सबसे सिंपल अपना जो एरिया चार्ट है, केवल एरिया चार्ट सिंपल सा लिए ले रहे हैं। जब भी आप एरिया चार्ट लेते हैं, देखिए वो एरिया कवर करके आपको दिखा देता है और हर चीज के लिए कलर उन्होंने डिसाइड किया है और उससे उस एरिया को फिल कर दिया है। अभी अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको लेजेंड्स में क्वार्टर्स दिखाई दे रहे हैं और इधर की तरफ कैटेगरी एक्सेस में एम्प्लॉय के नेम्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं और बड़े आराम से आप काम कर पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अमन, नमन, आदित्य, मानसी और सिया, इनकी Q4 की सेल तो हम इजीली प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि भाई अमन की Q4 की सेल ये थी, फिर इनकी नैना की यहाँ पे है, ये आदित्य की यहाँ पर है, बाकी मानसी की यहाँ पर है और सिया की यहाँ पे है। लेकिन अभी बाकी के जो ग्रीन और ब्लू कलर की सेल है वो तो दिख ही नहीं रही है, और Q2 की भी सेल केवल मानसी की दिख पा रही है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज डेटा सीरीज में लिखी जाती हैं उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। वो वैल्यूज तो वेरी करती हैं, कभी वैल्यू अप होती है, कभी वैल्यू डाउन होती है। वैल्यूज का वेरिएशन या अप एंड डाउन या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किसी सीक्वेंस के मदद से नहीं होता कि नहीं ऐसा है, ऐसी बढ़ेगी और ऐसे घटेगी, ये तो रैंडम है। तो प्रॉब्लम एरिया चार्ट में तब आती है जब मल्टीपल डेटा सीरीज हम यूज कर रहे हैं, पर मल्टीपल डेटा सीरीज में बहुत सी सीरीज ऐसी हैं जिनकी वैल्यू कम होने की वजह से आगे वाली लास्ट वाली सीरीज ने पीछे वाली सीरीज को ओवरलैप कर लिया, और तब ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकली डिफिकल्ट हो जाता है कि हम उस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करें। तो एरिया चार्ट में अगर कभी ऐसा होता है, तो आपको याद होगा लाइन चार्ट में भी हमने बताया था कि ऐसी सिचुएशन होती है, तो एरिया चार्ट या लाइन चार्ट सिंपल तो तब तक तो ठीक है जब सिंगल डेटा सीरीज है, एक ही डेटा सीरीज है। लेकिन अगर मल्टीपल डेटा सीरीज है तो फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे स्टैक्ड एरिया चार्ट में। जैसे हमने लाइन के लिए बताया था कि लाइन में स्टैक्ड लाइन यूज करते हैं,
तब जब मल्टीपल डेटा सीरीज हो, क्योंकि लाइंस क्लैश करती हैं या ओवरलैप कर रही होती हैं तो हम इजीली डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम स्टैक्ड एरिया चार्ट यूज करेंगे, ओके करेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए अब स्टैक के फॉर्म में सारे एरिया हमें दिख रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर की सेल ब्लू कलर से दिख रही है, उन्हीं की सेकेंड क्वार्टर की सेल्स रेड कलर से सारी दिख रही है, थर्ड की ग्रीन कलर से, और फोर्थ क्वार्टर की पर्पल कलर से रिप्रेजेंट हो रही है। आप रो कॉलम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यही चीज जो है क्वार्टर वाइज आपको दिखने लगती है। अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज के नेम्स के स्टैक्स बने हुए दिखाई देंगे। इसी को 3D फॉर्म में देख लेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगता है देखने में, कुछ इस तरह से। तो ये सब चीजें हैं जिसके बेसिस पर आप काम करते हैं। आपको यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल दिखते हैं, जो पसंद हो वो स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी की चार्ट्स की, जिसमें से कौन कौन से चार्ट्स हमने यूज किए, कॉलम, बार, लाइन, पाई, एरिया, डोनट, कोन, सिलेंडर, पिरामिड और रडार, कुल 11 टाइप के चार्ट्स हमने यूज करना सीखे हैं। इसके अलावा जो आपके स्टॉक सरफेस चार्ट्स हैं या बबल चार्ट्स हैं, ये कॉमन नहीं है, स्पेसिफिकली बहुत ही रेयर फील्ड में ही यूज होते हैं, तो इसीलिए ये चार्ट्स वैसे भी सिलेबस में भी खैर नहीं है आपके, तो ये यहाँ पर जो है इसलिए जो है आपके नहीं बताए जा रहे हैं। ये सब कॉमन नहीं है, यूजुअल नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए ही इनकी नीड होती है, तो वहां पर इन्हें यूज करते हैं। जैसे ये स्टॉक वगैरह में यूज किए जाते हैं आपके जो हैं, और ये सरफेस चार्ट्स होते हैं, इनको साइंस में यूज किया जाता है खासतौर से तब जब ट्रेंड लाइंस के थ्रू आप चीजों को दिखाना चाहते हैं। और बबल चार्ट भी जो है आपका वेरिएशन के लिए यूज करते हैं, और ये एक तरीके का स्कैटर चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। जो ये स्कैटर चार्ट यहाँ देख रहे हैं, तो स्कैटर चार्ट की जैसा ही है, लेकिन स्कैटर से ज्यादा रिफाइंड है बबल। तो ये 3-4 तरीके के चार्ट हमने नहीं किए, बाकी जो सिंपल और डे टू डे रिक्वायरमेंट्स में और कॉमन इन यूज है वो सारे हमने करके देखे। चार्ट्स को यूज करने के आप भी सारे ऑप्शन ट्राई करके देख लीजिएगा, और जो प्रॉब्लम होगी तो मुझे नेक्स्ट सेशन में बताइएगा। चार्ट के बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पर हाइपरलिंक। जैसे आपने वर्ड में या राइटर में हाइपरलिंक इंसर्ट किया, वैसे ही आप यहाँ पर भी हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक किसी भी चीज को दिया जा सकता है, जैसे आप हाइपरलिंक यहाँ से किसी दूसरी फाइल के साथ कनेक्टिविटी दे सकते हैं, और आप किसी दूसरे क्या नाम है किसी साइट पे के लिए कनेक्टिविटी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आप ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी है। जैसे आपको वर्ड में याद होगा कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स और ये सब बना के दिखाया था, तो वहां पर आप इंटर डॉक्यूमेंट विद इन डॉक्यूमेंट कनेक्शन दे रहे थे। ऐसे ही एक्सेल में भी आप हाइपर लिंक का इस्तेमाल करके बहुत ही स्पेशल कनेक्शंस जनरेट कर सकते हैं। कैसे? पहले हम सिंपल हाइपर लिंक बता रहे हैं कि मान लीजिए हम इसी कंप्यूटर में किसी दूसरी फाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। सपोज MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट बनाए या किसी भी दूसरी एप्लीकेशन में कोई डॉक्यूमेंट बनाए, या मान लीजिए कि एक्सेल की ही कोई दूसरी वर्कबुक बनी है, उसको में हमें हाइपर लिंक देना है, तो Ctrl+K प्रेस करेंगे, हाइपर लिंक पूछेगा किसका आपको हाइपर लिंक देना है, वो हाइपर लिंक के लिए आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करके सिर्फ आपको ओके करना है। ओके करते ही फाइल का नाम एक एड्रेस के जैसे दिखने लगता है, और आप यहाँ पर इसे क्लिक करें। क्लिक करते ही कंट्रोल के साथ क्लिक करने पर आप जो है एक्सेल में आपको कंट्रोल भी प्रेस नहीं करना, सिर्फ क्लिक करिए, तो क्लिक करने पर आप उस लिंक को फॉलो करने लगते हैं और वो लिंक आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। आप देखेंगे कि हमने एक MS वर्ड की फाइल के लिए लिंक जनरेट किया है, तो हमारे सामने MS वर्ड की स्क्रीन ये कुछ इस तरह से खुल गई है। जो भी फाइल थी वो फाइल हमारे सामने खुल गई है। ऐसे ही एक्सेल की कोई फाइल होती तो एक्सेल की फाइल के लिए भी हम ये काम कर सकते थे, पर अब इसमें स्पेशल क्या है? अब इसके अलावा आप जैसे कोई साइट का भी कनेक्शन देना चाहते थे, बिल्कुल ऐसे ही दे सकते थे। Ctrl+K करते, यहाँ पे साइट के लिए आपको कहीं सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप अपना HTTP ऐसे आप देते, और आपको जो भी यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है www.nitekIndia.co.in लिखते, और उसके बाद में यहाँ पर आप ओके कर देते, तो ये देखिए साइट का एड्रेस भी आपको दिखने लगता। इस साइट पर जाने के लिए वही क्लिक करके आप इस साइट को फॉलो कर सकते थे। लेकिन हम कुछ और तरीके का यहाँ पर मान लीजिए कनेक्शन चाहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारी यहाँ पर शीट्स बनी हुई है, ठीक है, और ये शीट 1 है जिसमें हमने काम किया है। यहाँ मान लीजिए शीट 2 में हम जा रहे हैं
और यहाँ पर हमने कहा कि अब ये जो शीट 1 है इसमें से हम ये वाला डेटा जो है इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, यहां से कट कर रहे हैं और शीट 2 में हम पेस्ट कर दे रहे हैं। शीट 1 में एक डेटा हमारा बना हुआ है, एक ये डेटा सिलेक्ट किया हमने, इसको कट किया और यहीं आके पेस्ट कर दिया, मतलब उसी शीट में है। तो ये शीट 1 में बना हुआ है डेटा, ये वाला डेटा हम सिलेक्ट कर रहे हैं, एरिया चार्ट वाला, इसको कट कर रहे हैं और शीट 3 में हमने पेस्ट कर दिया। शीट 1 में हमारा रडार चार्ट बना है, तो हमने यहाँ पर शीट को रीनेम कर दिया रडार से। शीट 2 में हमारा कौन सा चार्ट बना हुआ है? शीट 2 में हमारा डोनट चार्ट बना है, इसको हमने डोनट के नाम से रीनेम कर दिया। और शीट 3 में हमारा बना हुआ है एरिया चार्ट, तो इसको हमने एरिया के नाम से अपना रीनेम कर दिया शीट को। अब हम यहाँ आए और इस एक और नई शीट इंसर्ट की और मान लीजिए इसका नाम रख दिया मास्टर शीट। मास्टर शीट में हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम लिख दें चार्ट्स और यहाँ लिख दें शीट नेम। तो हमने कहा कि यहाँ पर एक हमने बनाया हुआ है रडार चार्ट, एक हमने बनाया है एरिया चार्ट और एक हमने बनाया है डोनट चार्ट। कुछ इस तरीके से ये हमने अपने जितने चार्ट्स बनाए थे उनके नाम डाल दिए हैं। और रडार चार्ट किस शीट में डाला हुआ है? रडार चार्ट हमने डाला हुआ है शीट 1 में, ये हमने डाला हुआ है एरिया चार्ट शीट 2 में और ये डाला हुआ है शीट 3 में। तो ऐसे एक इंफॉर्मेटरी शीट बन गई है, मास्टर शीट है जिसमें सब पता है कि कौन सा चार्ट किस शीट में है। हालांकि तो हमने देखिए नाम ही दे रखे हैं नीचे, तो नाम देने से हमें ये कंफर्ट हो गया है कि अब जब भी जिस शीट के टैब पर डबल क्लिक करेंगे वहां पहुंच जाएंगे। पर पहली बात तो ये जरूरी नहीं कि 3 ही शीट्स 4 शीट्स पड़ी हो हमारे इसमें वर्कबुक में, हो सकता है 20-25 शीट्स पड़ी हो। तो जब बहुत सारी शीट्स पड़ी होती हैं तो बहुत से नाम तो सामने दिख ही नहीं रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको स्क्रॉल बार की या इसे स्क्रॉल बटन की हेल्प लेनी पड़ती है। दूसरी चीज ये कि हर चार्ट पे जाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। हम चाहते थे कि ये जो हमने मास्टर शीट बनाई है इसमें हम कुछ ऐसा करें कि जैसे शीट 1 हमें पता है कि रडार चार्ट शीट 1 में है, तो हम शीट 1 के इस कॉलम पर इस सेल में आए और यहाँ क्लिक करें और क्लिक करते ही हमारे सामने रडार चार्ट खुल जाए। यानी हम एक वर्कबुक में ही हैं लेकिन उस वर्कबुक की डिफरेंट शीट्स पर अपना एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, और ऐसा बहुत जगह चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए 12 महीने की सेल है और एक मास्टर शीट आपने बना दी, तो 12 महीने की सेल 1 सेल 2 सेल या जनवरी फरवरी मार्च कर दिया और जनवरी पे क्लिक करें तो जनवरी की ही शीट खुल जाए, अप्रैल पे क्लिक करें तो अप्रैल की शीट खुल जाए। ये सबसे ज्यादा चाहिए होता है। हाइपर लिंक्स इतने ज्यादा एक्सेल में जरूरी नहीं है जितने की ये इंटरनल लिंक जरूरी है। मतलब इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हाइपर लिंक बट इट्स अ लिंक दैट विल हेल्प यू टू कनेक्ट टू डिफरेंट शीट विद इन अ वर्कबुक। आप वर्कबुक से बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो हमने मास्टर शीट बनाई है। बहुत सारे लोग जो अकाउंटिंग करते हैं सेल्स में, वहां पर ये ऑप्शन बहुत यूज होता है। अब अकाउंटिंग में मान लीजिए उन्होंने लेजर बना रखे हैं, तो वो लेजर्स अगर उन्होंने मान लीजिए 25 डिफरेंट पार्टीज हैं जिसमें वो डील करते हैं, तो ऐसी डिफरेंट पार्टीज के उन्होंने अलग अलग लेजर बना के रखे हुए हैं। अब उस लेजर पे जाना है तो पार्टी का नाम ढूंढना पड़ेगा शीट टैब में नीचे कि कौन सी पार्टी है, कहाँ पर है। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने एक मास्टर इंडेक्स बना रखा है और इंडेक्स में सारे 25 की 25 पार्टीज के नाम लिख रखे हैं कि जैसे मान लीजिए एक नाइटेक कंप्यूटर सिस्टम्स हो गया, एक आयरिस हो गया, एक इनग्राम हो गया, ऐसे 25 पार्टीज के नाम लिखे हुए हैं। अब कहा नाइटेक कंप्यूटर सिस्टम्स का लेजर देखना है तो नाइटेक कंप्यूटर वाला जहां लिखा हुआ है सेल में उस पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली आपके सामने उसी पार्टी का लेजर खुल जाएगा। तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो आपको भी अगर ऐसा कोई लिंक जनरेट करना है तो आपको सिर्फ पहले उस सेल पे क्लिक करना है जिस सेल के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप अलग से लिखते, आप इस पर भी क्लिक करके अपना जनरेट कर सकते थे कनेक्शन। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे अलग से लिखें कि शीट का नाम या नंबर लिखना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर रेफरेंस के लिए कुछ तो होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर शीट के नाम लिख लिए हैं। या आप चाहते तो यहाँ पे शीट के नंबर भी दे रखे हैं, चाहे आप दोनों में से किसी पे भी लिंक बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि शीट का नंबर हो तब उस पर लिंक बन सकता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। तो
तो हमने कहा हमें अभी हम ये तो यहाँ पे कैटेगरी लिख रहे हैं कि हमने कौन कौन से चार्ट्स बनाए हैं और वो किस शीट में देख पा रहे हैं, वो इसलिए हमने यहाँ लिखा है। आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट हाइपरलिंक के ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, या राइट क्लिक करके भी आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलता है यहाँ से, या फिर वही कंट्रोल के आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे, देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक का वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। पर अब आपको यहाँ पर चाहिए शीट, वो भी कौन सी, एक ऐसी शीट जिसका नाम है रडार। तो उसके लिए कहाँ जाना होगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। जब आप इस ऑप्शन पे जाते हैं तो देखिए सेल रेफरेंस का एक आपको यहाँ ऑप्शन दिखता है और उसमें आपको नेम्ड शीट्स दिख रही हैं। सारी शीट्स के नाम दिखाई दे रहे हैं जिनको आपने नाम दिया हुआ है। अगर नाम नहीं दिखते तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिख रहा होता। तो खैर हमें तो इसको कनेक्ट करना है किससे, रडार के साथ। सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब ये लिंक की तरह दिखने लगा। वापस से इसको भी वही करना है, इसको करना है एरिया के साथ तो एरिया कर दीजिए, और इसको करना है आपको डोनट के साथ तो डोनट कर दीजिए। ऐसे जितनी भी शीट्स बनी होती है सब दिख सकती हैं। देखते ही पता चल रहा है कि ये लिंक्स है। हालांकि अगर आप नहीं चाहते थे कि ये लिंक जैसे दिखाई दे तो आप इनकी नॉर्मल फॉर्मेटिंग भी कर सकते थे कि भाई हम इन्हें अंडरलाइन नहीं करना चाहते हैं, हम इनका कलर चेंज करना चाहते हैं, जो भी है आप अपना ये सब चीज दे सकते थे। ठीक है, अंडरलाइन हटा दीजिए। अब ये बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, ऐसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अब अगर आपको यहाँ से रडार शीट पे जाना है या एरिया पे या डोनट पे, तो जैसे हमें एरिया पे जाना है तो हम पॉइंटर यहाँ रखेंगे देखिए और क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही आप एरिया शीट पर आ गए। फिर मास्टर शीट पे जाइए, आपको डोनट पे जाना है तो डोनट पे आ गए। फिर मास्टर पे आए, रडार पे जाना है तो रडार पे आ गए। तो इतना आसान होता है। और यही चीज अगर आप चाहें तो सभी चार्ट्स में आप कह सकते थे क्या, जैसे मान लीजिए यहीं पर बना दिया होता है, एक सेल बना ली हमने मर्ज एंड सेंटर करके, और यहाँ लिख दिया होता बैक टू मास्टर ऐसे, और इसे सिलेक्ट करें, वही कंट्रोल के किसके साथ बनाना चाहते हैं, मास्टर शीट के साथ, और यही चीज हम कॉपी करके रडार में और डोनट में भी डाल दे रहे हैं। ये डाल दिया हमने। तो अब तीनों में हमारे लिंक्स हैं, इस पे रहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहां पहुंचेंगे आपको जो भी देखना है, और फिर यहाँ क्लिक करें आप इस पर तो देखिए आप अपनी मास्टर शीट पर वापस पहुंच जा रहे हैं। तो इतनी आसानी से एक वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स आप यूज करते हैं, और उन शीट्स में जो है आपके पास ये एडवांटेज होता है कि आप उन्हें इंटरलिंक कर सकते हैं, जिसका कि आप बहुत जगह पर एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये हाइपरलिंक का ऑप्शन है जो आप एक्सेल में यूज करते हैं और अपना काम करते हैं। हाइपरलिंक के बाद बहुत सी चीजें दिख रही हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है। ऑब्वियसली टेक्स्ट बॉक्स की हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे उन्हें कोई बहुत ही स्पेशल फॉर्मेट चाहिए होता है, तो जैसे बहुत सारी रो इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर कोई चौड़ी सी हेडिंग देनी है, और फिर टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके यहाँ से ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, और कुछ भी लिखना होता है तो उसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद पूरी फॉर्मेटिंग है वो सब आपको पता ही है, फॉर्मेट टैब में आना होगा, आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं, जो भी रखना हो बस उस पर क्लिक करना है। आपको जो भी टाइप करना है टाइप कीजिए, और बाकी की सारी चीजें आपको पता ही है। ये है यहाँ पर आप ये फॉर्मेट ले सकते हैं, इतनी सारी तरीके के फॉर्मेट्स हैं, जो कुछ भी आपको लेना वो आप लीजिए और काम कर लीजिए। पर फिर भी टेक्स्ट बॉक्स का यूज कम करते हैं, पर अगर आपको चाहिए टेक्स्ट बॉक्स तो ले सकते हैं और इस तरह से काम कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ मिलता है हेडर एंड फुटर। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं अगर हमारी शीट्स के प्रिंट आउट निकलें तो उस प्रिंट आउट में हमारी शीट पर हेडर और फुटर प्रिंट हो, हर पेज पर कुछ ऐसी डिटेल्स प्रिंट हो जो कि जितने भी प्रिंट आउट्स निकले हर पेज पर आए। आज जितनी शीट्स बनी है उनमें भी आए, इन फ्यूचर हम इसमें कितनी भी शीट्स बनाएं और प्रिंट आउट निकालें तो उस पर भी ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए आप हेडर फुटर जैसे आपने वर्ड और राइटर में यूज किया वैसे ही यहाँ भी यूज कर सकते हैं। हेडर फुटर के लिए करना कुछ नहीं है, या तो आप सिंपली यहाँ से हेडर एंड फुटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको लेके जाएगा आप एक नए व्यू में। क्लिक करते ही देखिए आप ऑटोमेटिकली एक डिफरेंट व्यू में आ गए।
शीट तो वही खुल रही है लेकिन इसका व्यू एक तरीके अलग तरीके का हो गया, और कर्सर यहाँ हेडर में ब्लिंक भी कर रहा है, और साथ ही साथ देखिए दिखा भी रहा है आपको कि आप हेडर विंडो में है ना, यहाँ दिखा रहा है। अब यही चीज अगर आप नॉर्मल मतलब उस ऑप्शन के थ्रू ना करते तो कैसे कर सकते थे? उस ऑप्शन के थ्रू ना करते तो क्या करना है, आपको यहीं पर नीचे देखिए व्यू के बटन्स मिलते हैं, स्टेटस बार पे आपने देखे ही हैं। सबसे पहले आपका जो व्यू होता है वो नॉर्मल व्यू होता है, यहाँ पर ये नॉर्मल व्यू होता है। इस पर आप क्लिक कर दीजिए, अगर एक बार यहाँ से बाहर आकर के जहाँ ये क्लिक टू हेडर लिखा था यहाँ शीट में रहिए और नॉर्मल व्यू पे क्लिक करिए, तो देखिए आप नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। और हेडर फुटर के लिए वहां इंसर्ट टैब से तो जा ही रहे थे, यहीं से अगर आप कह देते पेज लेआउट व्यू, तो ये ऑटोमेटिकली आपको उस व्यू में ले आता है जहां से डायरेक्टली आप पेज पे रह करके हेडर और फुटर की एंट्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन है? अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको फाइल में आना है, प्रिंट के ऑप्शन पे जाना है, या सीधे पेज सेटअप पे पेज लेआउट पे आ जाइए। पेज लेआउट में आइए, पेज लेआउट के पेज सेटअप ग्रुप का ग्रुप लॉन्चर बटन यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो क्लिक करने पर आपको एक टैब मिलता है दैट इज हेडर एंड फुटर। तो यहां से भी हेडर को कस्टमाइज कर सकते हैं, फुटर को कस्टमाइज कर सकते हैं, तीनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कहा कि हम वही पेज लेआउट व्यू से करना चाहते हैं, तो पेज लेआउट व्यू में आइए, ये देखिए हेडर लिखा ही है, क्लिक टू हेड एड हेडर। और जैसा कि आपको पता है कि हेडर के 3 पोर्शन होते हैं, फुटर के भी 3 पोर्शन होते हैं। स्क्रॉल करके आएंगे तो ये फुटर दिख रहा है। तो आपको अब हेडर में क्या लिखना है, तो यहाँ क्या लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप हेडर विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये डिजाइन टैब दिखेगा हेडर विंडो का। एक ही टैब आता है हेडर फुटर टूल्स में, दैट इज डिजाइन। अब डालना क्या है, अगर कुछ टाइप करना है, मतलब जैसे कंपनी का नाम है या कोई रेफरेंस नंबर है वो टाइप करना है, तो आप कीबोर्ड से टाइप करिए। लेकिन कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे अगर आप यहाँ डेट और टाइम डालना चाहते हैं तो आपको देखिए यहीं पर दिख रहा है करेंट टाइम, और डेट के लिए आपको मिल रहा है कैलेंडर। आपको दोनों में से जो चीजें चाहिए वो यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा हम करेंट डेट डालना चाहते थे, और उसी की अगली लाइन में एंटर करके करेंट टाइम डालना चाहते थे, तो आपको लिखना नहीं है, ये आप करेंगे, ये अपने आप बने बनाए यहाँ पे मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। बीच में आप क्या चाहते थे, यहाँ मान लीजिए हम लिखना चाहते थे नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, वो लिख दिया हमने। राइट हैंड साइड पे क्या चाहते थे, जरूरी नहीं है कि देना ही है, ये जरूरी नहीं है, वो तो आपकी मर्जी है कि आप कुछ देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए। तो हमने कहा मान लीजिए हम यहाँ कुछ नहीं रखना चाहते तो हमने कुछ नहीं रखा, इसे ब्लैंक छोड़ दिया। फिर हम पेज पर क्लिक करेंगे शीट पर, क्योंकि स्क्रॉल हम तभी कर पाएंगे, और स्क्रॉल करके हम फुटर में आए। अब फुटर में भी वही, यहाँ पर आपको क्या देना है, तो फुटर में मान लीजिए हमने कहा यहाँ रखना चाहते हैं हम शीट का नाम, तो शीट के नाम के लिए देखिए शीट नेम। राइट हैंड साइड पे हम रखना चाहते हैं फाइल का नाम पूरे एड्रेस के साथ, क्योंकि अब तो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है फाइल का रेफरेंस होना, क्योंकि फाइल का नाम उसके एड्रेस के साथ अगर पड़ा होता है तो वर्ड में हो या एक्सेल में या किसी भी जगह पर तो उसका अगर आप एक पेज का प्रिंट आउट निकालें, एक शीट का प्रिंट आउट निकालें या सबका निकालें, तो आपको उसका रेफरेंस मिलता है, जिसकी वजह से आपको फाइल को सर्च करने में कभी भी एफर्ट नहीं करने पड़ते। हार्ड कॉपी देख के आप बता सकते हैं कि वो फाइल आपकी कौन सी लोकेशन पर पड़ी है। तो बस आपको यहाँ पर फाइल का पूरा रेफरेंस चाहिए, तो अगर आपको केवल नेम चाहिए तो फाइल नेम पर क्लिक कर देंगे, पर क्योंकि नेम के साथ उसका पूरा एड्रेस भी चाहिए तो आप फाइल पाथ के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये देखिए फाइल पाथ के लिए रेफरेंस मिलेगा। और आपको क्या चाहिए, बीच में मान लीजिए हमने कहा हमें पेज नंबर्स चाहिए, तो पेज नंबर के लिए अपना कर्सर यहाँ पर है ही। अब पेज नंबर के लिए मिल रहा है पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, टोटल पेजेस ये हैं और पेज नंबर ये, तो हमने कहा पेज नंबर ये दे दीजिए और ऑब्लिक नंबर ऑफ पेजेस दे दीजिए। बस इतना करके आप इस व्यू से बाहर आ सकते हैं, और व्यू से बाहर आने के लिए नॉर्मल व्यू पे क्लिक करें। वैसे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे देखिए जितने भी काम जैसे जैसे करते जाएंगे आपको डेट टाइम, यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यहाँ पर आपको शीट का नाम, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। अभी अगर आप शीट चेंज करें और इसके पेज लेआउट व्यू में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपको अकॉर्डिंगली उस शीट का काम करना होगा। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि जिस शीट के लिए आप काम कर रहे हैं ये उस शीट पर हेडर फुटर जनरेट हो रहे हैं इंडिविजुअली। डिफरेंट शीट्स पर डिफरेंट हेडर फुटर होते हैं, एक ही जैसा हेडर फुटर आप नहीं ले सकते, और लेना चाहिए, लेना है तो आपको अलग से शीट वाइज ये काम करना होगा। ठीक है,
अब यही चीज हम यहाँ से अपना पेज लेआउट टैब में आते हैं, पेज सेटअप में जाते हैं और यहाँ से कहते हैं हेडर एंड फुटर, कस्टम हेडर कर रहे हैं यहाँ से। तो देखिए कस्टम हेडर के लिए फिर वही आपको तीनों चीजें दिख रही हैं। अब लेफ्ट में मान लीजिए हमने कह दिया हमें डेट दे दीजिए, राइट में कह दिया टाइम दे दीजिए, और बीच में हमने यहाँ पर लिख दिया नाइटेक। इसको करने के बाद हमें कहना होगा ओके। फुटर में आए, कस्टम फुटर में जाएंगे, लेफ्ट में क्या चाहिए, लेफ्ट में मान लीजिए हमको चाहिए शीट का नाम, तो शीट नेम डाल दिया। सेंटर में क्या चाहिए, पेज नंबर चाहिए, ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ पेजेस चाहिए, और राइट में मान लीजिए हमको चाहिए यहाँ पर फाइल का रेफरेंस, तो ये करा और आप ओके करेंगे। और यहीं से अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो देखिए अब जो चीज आपने अप्लाई की है वहां से वो पूरी की पूरी शीट्स पर हुई है, चाहे जितनी भी प्रिंट आउट आप निकालें, है ना, चाहे किसी भी शीट का प्रिंट आउट निकालें तो वो सब पर कॉमन होगा। लेकिन जब आप और मतलब ये भी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग शीट नेम आएगा, ये नहीं कि किसी दूसरी शीट पर कोई दूसरा नाम आ जाए, ऐसा नहीं है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग शीट नेम आता है और आप ये चीजें कर सकते हैं। तो ये मतलब दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, वहां से भी यूज करेंगे वहां से भी, तो वो शीट नेम लेगा। तो इसीलिए यूजुअली जो हम लोग यूज करते हैं वो कॉमन अगर करना है तो वही है कि हम पेज सेटअप में जा करके ये काम अगर करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक बार में पूरी की पूरी वर्कबुक पे वो चीज इंप्लीमेंट हो जाती है। शीट बाय शीट आप करेंगे तो आपके एफर्ट्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा अच्छा ये है कि पेज सेटअप में आके आप काम करिए। तो ये आपका पेज सेटअप टैब में मतलब आपको ये यहाँ पर हमने बता दिया है कि हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करते हैं। बाकी के आगे के जो भी ऑप्शन है इनकी कोई आपको जरूरत नहीं है। तो ये टैब समझ लीजिए आपका खत्म हो गया है। चार्ट्स आप जरूर ट्राई करके देख लीजिएगा, पाइवर्ट्स आप ट्राई करके देख लीजिएगा क्या उनका यूज है, कैसे वो यूज किए जाते हैं। और कोई डाउट होगा तो मुझे नेक्स्ट सेशन में बताइएगा। अगली बार जो हम अब कल तो आपकी क्लास होगी जावा स्क्रिप्ट की, और उसके बाद अगली जो हम क्लास करेंगे अपनी परसों, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि उसमें हम बेसिकली आपको डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे, मतलब कंपैरेटिव जो आपका वो है क्या नाम एक्सेल और कैल्सी, उसकी जो बेसिक विंडो के कंपैरिजन है तो वो आपको बता देंगे। और फिर फंक्शन या फॉर्मूला हम कैल्सी में या राइटर में दोनों में बताएंगे, तो जिसमें भी बता देंगे वो दोनों में सिमिलरली इंप्लीमेंट होंगे। तो मीनवाइल इतना आप लोग प्लीज ट्राई करके देख लीजिएगा जितना बताया है, और जो डेटा आपने प्रिपेयर किया उसी पे सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। और नेक्स्ट सेशन में फिर इसी को आगे डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर एवरीवन, दैट्स ऑल।